नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, गॉस थ्योरम क्या है और उसको प्रूव भी करना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि प्रूव कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो कूलॉम्स लॉ आप सभी को पता है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K यहाँ पे क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये आपको मालूम है, बट इसी को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और ये 2 क्वेश्चंस हैं, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में नहीं कर पाए थे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता अगर मैं ये 2 क्वेश्चन और करवाता। मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया, तो देखें आप, इसमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो आपको गॉस थ्योरम लिखना है और उसको प्रूफ करना है। तो मैंने गॉस थ्योरम को यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्या लिखा है उसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझो कि गॉस थ्योरम है क्या और गॉस थ्योरम का यूज आप किसके लिए करेंगे। देखो, गॉस थ्योरम का यूज हम करते हैं सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ा दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो याद करें आप, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आप हर केस में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर जगह जो फॉर्मूला वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या बताया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसमें बुक्स में आपको एरिया जो मैं ए लिख रहा हूं वहां पे सरफेस को एस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे डीएस भी मिल सकता है कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम है। एस मतलब सरफेस एरिया और ए का मतलब एरिया, तो सरफेस का एरिया होता है इसलिए इसको बोलते हैं डीएस भी लिख सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास देखिए 2 ऑप्शन है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और सॉल्व करने में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आप उसमें गॉस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या करता है, इसके कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इसके अलावा और भी इसके काफी एप्लीकेशंस हैं, हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलावा गॉस थ्योरम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो अगला टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें आपको बताएंगे। बट अभी इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में हमें क्या देखना है कि गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम से आप फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, बड़ा सिंपल है। देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो पहली बात ये समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनती है, चार्ज से बनती है। मतलब कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा ना जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होगा, और तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो सीधी बात यह है कि कोई ना कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसी की वजह से यहाँ पे क्या आता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो मैं वो चार्ज को ढूंढता हूं, चार्ज कहां है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। एक चार्ज हमारे पास है Q2, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है। और एक हम मान लेते हैं Q3, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये कुछ मेरे पास चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्ज मैं यहाँ पे ले सकता हूं। तो Q1 Q2 Q3, ये 3 चार्ज हमारे पास हैं। इनमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ये सभी चार्ज हैं। और मुझे ये बताना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर
चलो वो बाद में बात करेंगे। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, किसी भी एक सरफेस पे निकालते हैं पहले। तो किसी भी एक सरफेस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो वो सरफेस कैसे निकालें, तो सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सरफेस किस टाइप का एज्यूम करोगे आप, क्या एक सर्कल एज्यूम करेंगे, क्या एक रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे, नहीं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो आप सरफेस एज्यूम करते हैं वो सरफेस 2D में नहीं होना चाहिए। ये जो 2D फिगर होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्या है, 2D फिगर हैं। और हमारे पास जो गॉसियन सरफेस आएगा वो 3D में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 3D में। तो 3D फिगर कैसा होता है, एक स्फीयर आप ले सकते हो। मान लो हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, क्लोज फिगर है ना, स्फीयर हमारे पास एक है और उसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं। तो चार्ज कैसे हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे आपको चार्ज मिल सकते हैं। तो ये सभी चार्ज किसके अंदर है बताइए, किसी भी एक सरफेस के अंदर है। फॉर एग्जांपल 3D सरफेस में स्फीयर आप ले सकते हो। और कोई एग्जांपल बताइए 3D सरफेस का, आप सिलेंडर ले सकते हैं, सिलेंडर भी 3D में होता है। तो मान लो ये सभी चार्ज किसी सिलेंडर के अंदर हो तो वो भी आप ले सकते हैं। बात आ रही समझ में। तो एक स्फीयर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, और मान लो एक कोन हमारे पास है, तो कोन भी किस में होता है, 3D में होता है। देखो किस टाइप का शेप लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस आप एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का शेप एंड साइज क्या होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी शेप में किसी भी साइज का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, स्फेरिकल ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, कॉन ले सकते हैं, या कोई दूसरे और शेप में भी आप इसको ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैंने एक स्फीयर बना दिया। आपकी इच्छा, आप सिलेंडर बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, मैंने एक स्फीयर बना लिया। लेकिन जितना भी चार्ज है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वो टोटल चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। और ये गॉसियन सरफेस किस टाइप का है, 3D का सरफेस है, 3D में होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहां पे एक स्फीयर लिया है, आप चाहें तो सिलेंडर ले सकते हैं या कोई और शेप ले सकते हैं 3D में, लेकिन वो सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D में क्लोज सरफेस होना चाहिए। और जो टोटल चार्ज है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कौन सी सरफेस पर, ये जो स्फीयर का सरफेस होगा, स्फीयर समझते हैं ना, जैसे एक बॉल होती है, बॉल का शेप क्या होता है, स्फीयर का शेप होता है। तो उसकी सरफेस पर कितना फ्लक्स होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी उस सरफेस से परपेंडिकुलरली, आपको इसी को तो बोलते हैं फ्लक्स। ओके, तो यहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब इस वाले फॉर्मूले से करोगे, पता नहीं कैसे करोगे आप, तो काफी प्रॉब्लम आएगी आपको सॉल्व करने में। बट आप गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स निकालिए, बहुत आसान हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो गॉस थ्योरम आपसे ये बोलती है कि इसके अंदर, यानी जो 3D में सरफेस आपने लिया था गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब चार्ज तो देखो अलग अलग है, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है। तो यहां पे हम रखते हैं नेट चार्ज। और नेट चार्ज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, चार्ज को किस टाइप से ऐड करते हैं। जैसे मान लो ये 3 कूलम का चार्ज है, ये -2 कूलम का चार्ज है, और एक 5 कूलम का चार्ज है। अब इन सबको ऐड कैसे करेंगे भाई, ये प्लस में है, ये माइनस का, ये प्लस का, इन सबको हमें ऐड कर लेना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो आपको पता है 3 - 2 कितना हो गया, +1, और 1 + 5 कितना हो गया, 6। तो +6 आपको मिल जाएगा इन सभी का नेट चार्ज। तो नेट चार्ज में हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो यहां पर भी आपको जब गॉसियन सरफेस के अंदर फाइंड करना होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो हम निकालते हैं नेट चार्ज। और नेट चार्ज फाइंड करने का तरीका क्या है कि अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सभी का आपको एल्जेब्रिक सम कर देना है। एल्जेब्रिक मतलब प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लें, इन सबको ऐड करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Q इनसाइड, मतलब अंदर कितना चार्ज है वो आपको लेना है, Q इनसाइड। और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। तो जैसे मान लो ये आपका जो चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। तो वैक्यूम में अगर चार्ज को आप रख देंगे तो गॉसियन सरफेस को एज्यूम कहां पे करेंगे, वैक्यूम के अंदर। तो मान लो कि ये सभी चार्ज अभी वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो वैक्यूम में आपने गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया, तो आप वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, किसको, अंदर वाले चार्ज को। तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ बात समझ में आई।
तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा मेरे को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना। गॉस थ्योरम आपसे क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के देगी आपको। निकालने का तरीका क्या है कि आपको जिस चार्ज की वजह से जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वो सभी टोटल चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो मेरे को पास चार्ज कौन सा था, Q1, Q2, Q3। मुझे इन चार्जेस की वजह से निकालना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की, और गॉसियन सरफेस मतलब 3D में सरफेस, और जिसके अंदर ये चार्ज होना चाहिए जिससे आपको फ्लक्स निकालना है। क्योंकि बाहर अगर आपने चार्ज को छोड़ दिया, मान लो कोई चार्ज अगर बाहर होता, एक Q4 चार्ज मान लेते हैं, अगर चार्ज को बाहर रख दोगे फिर ये कंसीडर नहीं करेगा उस वाले चार्ज को। ये चार्ज कौन सा देखते हैं, अंदर वाला चार्ज। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो वो आपको इस थ्योरम से मिल जाएगा। क्लियर है। तो बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स नहीं बता पाएगी। अगर आपको इसको भी लेना है तो इसको भी गॉसियन सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा, फिर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि Q इनसाइड, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। अभी मान लो ये चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया वैक्यूम की परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको मिल जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कहानी समझ में आई, और ऐसा ही कुछ मैंने थ्योरम में लिखा हुआ है। अब आप देखो, स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं मैं कि गॉस थ्योरम है क्या। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस 3D, मतलब कोई सी सरफेस जो आपने एज्यूम किया था यहां पर 3D में एक सरफेस, तो वहां पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वो आपको कैसे मिलेगा। और ये कहां पे बात कर रहे हैं अपन, वैक्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मान लो ये चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स, मतलब बात वो ये डिवाइड कर दो किसको, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो जिस सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उस चार्ज को आप डिवाइड करें परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, ε0 से। तो ये आपको मिल जाएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है, जो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका और क्या है, या तो आप गॉस थ्योरम से निकालिए तो Q/ε0 हो जाएगा, या फिर आप फॉर्मूले से निकालिए। फॉर्मूले से क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E.dA या E.ds, उससे भी आपको फ्लक्स मिल जाएगा। अब इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उससे निकाल लेना, बट ये गॉस थ्योरम आपके कैलकुलेशन को आसान बना देता है, इसलिए हम इस गॉस थ्योरम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए। और भी इसके एप्लीकेशंस आएंगे जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया गॉस थ्योरम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस 3D, क्लोज सरफेस कौन सा वाला, 3D वाला, 2D नहीं चलेगा, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इन वैक्यूम कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है किसका, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, तो सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बताइए, गॉस थ्योरम है क्या। अरे भाई, एक जो क्लोज सरफेस का आप यूज करते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो 3D में क्लोज सरफेस आप यूज करेंगे उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है, समझ में आया। तो गॉस थ्योरम होल्ड गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस। अब गॉस थ्योरम कौन सी सरफेस पे लगा सकते हैं भाई, 3D में तो होना चाहिए, लेकिन 3D में किस शेप का होना चाहिए, क्या स्फेरिकल होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए, या कोई और शेप भी हम ले सकते हैं। तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं है, आप गॉस थ्योरम लगाने के लिए किसी भी टाइप का 3D सरफेस यूज कर सकते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉस थ्योरम सभी सरफेस के लिए वैलिड है। तो ये मैंने लिख दिया पॉइंट यहां पर कि गॉस थ्योरम होल्ड गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये सभी क्लोज सरफेस पर वैलिड है रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3D में होना चाहिए, आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छी बात है। चले, इसके अलावा
द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन आता है व्हाट इज गॉसियन सरफेस। अच्छा भैया, गॉस थ्योरम को लगाने के लिए जो सरफेस आप यूज करते हैं, जो सरफेस आप चूज करते हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अच्छी बात है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सरफेस किस टाइप का चूज करना चाहिए। देखो एप्लीकेबल तो हर जगह है, देयर इज नो डाउट। गॉस थ्योरम को आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, एनी शेप एंड साइज ऑफ, किसी भी शेप एंड साइज की सरफेस हो, 3D में होना चाहिए, लगा सकते हो। लेकिन हम इस टाइप की सरफेस को चूज करेंगे कि जहां पे हमारा कैलकुलेशन भी आसान रहे। भैया आपने तो ले लिया गॉस थ्योरम कि आपका काम आसान हो जाए, और पता चले आपने इस टाइप का शेप एंड साइज यूज कर लिया, इस टाइप का शेप यूज किया गॉसियन सरफेस का, कि जहां पे आपका कैलकुलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसा सरफेस यूज ना करें जिसमें आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो। तो हम किस टाइप का सरफेस चूज करते हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस लेते हैं या सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है स्फेरिकल सरफेस में और सिलेंड्रिकल सरफेस में। स्फेरिकल कब लेते हैं, जब आपको कोई पॉइंट चार्ज दिया हो। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है, इस पॉइंट चार्ज को मान लो यहाँ पे पी चार्ज मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी पे चार्ज रखा हुआ है। तो गॉसियन सरफेस कैसा लोगे आप, स्फेरिकल लेंगे। एक स्फीयर एज्यूम कर लेंगे अपन, क्या करेंगे, स्फीयर एज्यूम करेंगे, और जो पॉइंट चार्ज है वो स्फीयर के सेंटर पे मान लेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिया, स्फेरिकल ले लिया। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर आपके पास मान लो कोई लीनियर चार्ज होता, ये मान लो मार्कर है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरी लेंथ वाइज, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पूरी लेंथ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई लीनियर चार्ज अगर आपके पास है, कोई लाइन में चार्ज है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस किस टाइप का एज्यूम करेंगे आप। अब यहां पर स्फेरिकल तो कर नहीं सकते, हम सिलिंड्रिकल सरफेस यूज करते हैं। इस टाइप का सरफेस सिलिंड्रिकल। आप एज्यूम करो कि इसके अराउंड एक सिलेंडर एज्यूम करें, और ये चार्ज कहां पे रखा है, उस सिलेंडर की एक्सिस पे रखा हुआ है। चार्ज कहां रखा है, सिलेंडर की एक्सिस पे रखा हुआ है। तो एक सिलेंडर आप एज्यूम कर सकते हैं एज अ गॉसियन सरफेस। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस आप देखोगे यहां से सरफेस का, मान लो इसका रेडियस r है, तो हर जगह आपको सरफेस तक का डिस्टेंस सेम मिलेगा। इसके कुछ फायदे होते हैं, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गॉसियन सरफेस वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन सिंपल बने तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस किस टाइप का लेंगे। अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा तो आप गॉसियन सरफेस लेंगे स्फेरिकल, और वो चार्ज कहां होना चाहिए, स्फीयर के सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके क्या फायदे आपको समझ में आएगा, ठीक है, आगे देखेंगे। और अगर मान लो लीनियर चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल ले लेंगे, और वो चार्ज कहां होना चाहिए, लीनियर चार्ज सिलेंडर की एक्सिस पे होना चाहिए। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो मोस्टली हम ऐसा यूज करेंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इसके क्या फायदे हैं देखो, तो वी चूज स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बिकॉज ऑन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इस सरफेस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, पहला एडवांटेज ये मिलता है। और एंगल जो आप देखते हैं, एंगल किसके बीच में, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने देखा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी आएगा और जो एंगल बनेगा वो आपको 0 मिल जाएगा। इसके क्या एडवांटेज मिलेंगे वो हम समझेंगे, अभी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। ये समझ में आया क्या, व्हाट इज गॉस थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये स्टेटमेंट है, ये कुछ पॉइंट आपको नोट करवा दिए मैंने कि यहाँ पर किसी भी शेप एंड साइज का आप गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस आप यूज करते हैं उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और मोस्टली हम स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल होता है। चलिए ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है।
तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें? देखिए बहुत ही सिंपल है। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक चार्ज कंसीडर करना होगा और एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना होगा। तो मैं जो गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूं वो मैं ले रहा हूं यहां पे स्फेरिकल, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए हम चार्ज भी कैसा लेंगे, पॉइंट चार्ज। तो मैं मान लेता हूं यहां पे लेट पॉइंट चार्ज, हमने Q मान लिया, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, प्लस मान लेता हूं, प्लस Q चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया है प्लस Q। तो ये कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, और अब मुझे ये बताना है कि इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से एक स्फीयर मान लेते हैं गॉसियन सरफेस। ये मान लो कोई गॉसियन सरफेस है जो कि स्फेरिकल, इसको सर्कल मत समझना, ये 3D का सरफेस है तो इसको स्फीयर माने आप, और ये प्लस Q चार्ज है, और चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। तो हमने कंसीडर कर लिया है लेट प्लस Q इज अ पॉइंट चार्ज। तो कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और चार्ज कहां पे होना चाहिए बताइए, तो चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे हमें चार्ज रखना है। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल एज्यूम किया, और चार्ज कहां पे रखा है, सेंटर पे रखा है, ओके। और रेडियस ऑफ स्फीयर को मान लीजिए r, जो आपने स्फीयर एज्यूम किया था उसका रेडियस कितना है, r है। ये r आप स्मॉल ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, मैंने इसको स्मॉल मान लिया। तो r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। चलिए अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें अपने फॉर्मूले से फाइंड करना है। एक्चुअली हमारा काम यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अपन, और जो कितना आना चाहिए। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल चार्ज तो लिए नहीं है, एक ही चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज Q। तो पूरी सरफेस के अंदर Q इनसाइड, यानी चार्ज कितना है, Q है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम ये बोलता है कि जो भी Q इनसाइड, अंदर जितना भी चार्ज है उसे डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें इस बात को प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी को आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताइए। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं। देखो इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, और R डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट लिया है, मान लो एनी पॉइंट P। तो इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो पॉइंट P है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लो आप। तो ये होता है आपका KQ/R² के इक्वल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर बताइए आप Q चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं, मान लो एनी पॉइंट P, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी KQ/R² फॉर्मूले से, क्योंकि Q चार्ज है, R डिस्टेंस पर है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, KQ/R²। ओके। और ये चार्ज कैसा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी
एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा नीचे बनाता हूं, यहाँ जगह कम है वरना मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ये मान लो R, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपको वही मिलेगी KQ/R², लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि इस तरफ मिलेगा। तो ये मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है वो कहां से आ रही है, स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है। और आपको ये पता होगा कि कोई भी लाइन अगर स्फीयर के सेंटर से पास हो तो वो लाइन स्फीयर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अगर ये लाइन स्फीयर के सेंटर से पास होगी तो स्फीयर की सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें समझ लो, बाकी इसको प्रूफ करने में कुछ भी नहीं लगेगा, 2 स्टेप का काम है, प्रूव हो जाएगी, पर आपको ये कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और ये सेंटर से पास होगी लाइन तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो कितना आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास KQ/R² फॉर्मूले से, ठीक। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तब कितना आएगा। भाई चार्ज तो वही है और यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, भाई सरफेस है तो रेडियस के इक्वल डिस्टेंस आएगा, यहां भी डिस्टेंस R होगा। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, तो इस सेंटर से स्फीयर की सरफेस का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस के इक्वल, तो ये डिस्टेंस भी R होगा। ये वाला पॉइंट सरफेस पर है, इसका भी डिस्टेंस R होगा, इसका भी R होगा, इसका भी R, ये भी R। तो ये पूरी सरफेस पर सेंटर पे जो डिस्टेंस आप देखेंगे वो सभी कैसे होंगे, सेम डिस्टेंस होंगे, और चार्ज भी सेम है। तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितना आएगा, KQ/R² के इक्वल आएगा। तो स्फीयर के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी आपको, सेम। सेम मतलब कांस्टेंट, मतलब स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अच्छी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, कांस्टेंट। एक फायदा हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिली स्फेरिकल सरफेस को एज्यूम करने से। इसलिए हमने स्फेरिकल सरफेस लिया था कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिले, कांस्टेंट मिल जाए, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। चलिए और देखिए, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसमें, एरिया वेक्टर की। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूं इस पॉइंट पर, और वो एलिमेंट कितना होगा, DA, मतलब उस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, DA। तो ये मान लो DA आ गया। स्फीयर की सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा हमने, और वो एरिया कितना है इसका, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट है, तो एरिया भी स्मॉल आएगा, उसको DA बोल दिया। तो DA क्या हो गया, एरिया एलिमेंट। अब मुझे यहां पे एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, वो क्या होता है, एरिया वेक्टर। अब DA एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल होगा तो किसकी डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और यहीं पे आपको बताइए क्या मिल जाएगा, DA वेक्टर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है सरफेस पर, और जो एरिया वेक्टर आपने निकाला वो भी परपेंडिकुलर है। कुछ बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है सरफेस पर, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री का। भाई दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों आपस में कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में। यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट जरूरी थे आगे सॉल्व करने के लिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ/R² is constant at every point on
सरफेस, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा मतलब एंगल, तो एंगल कितना है बताइए, 0 डिग्री एंगल बनेगा। 0 डिग्री एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल 0 है। अब इतना समझने के बाद मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा काम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, और वो इतना आना चाहिए, तो ये गॉस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का आपके पास कोई फॉर्मूला है? गॉस थ्योरम को यूज मत कर देना, क्योंकि गॉस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं। गॉस थ्योरम के अलावा कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। बस खत्म कहानी, यही तो लगाना था, लगाइए इसमें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो गया? ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर मेरे को ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिला, और कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, तो बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर देना। ओके, तो क्या बचेगा अंदर? डी ए। और एंगल बताइए कितना है? एंगल है 0 डिग्री। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस 0 कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं, इस 1 को यहाँ लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे आप ए के रेस्पेक्ट में। अब जिसको नहीं पता वो समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x होता है, ये एक फॉर्मूला है। अब ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे a के रेस्पेक्ट में तो a हो जाएगा। जब 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन a के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। a का मतलब क्या है? एरिया। कौन सा एरिया? स्फीयर की सरफेस का एरिया। ओके, इसको कुछ लोग s भी लिखते हैं, तो आपका ई एस आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या आपके पास? बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था बताइए? ये आ रहा था k क्यूब बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया का कोई फॉर्मूला है? ये कौन सा एरिया है? ये एरिया डी ए था, एलिमेंट का एरिया, और ये कैपिटल ए को मैंने क्या माना है? पूरी सरफेस का एरिया। ओके, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का एरिया। तो स्फीयर का रेडियस हमने आर माना है, तो उसकी सरफेस का एरिया कितना होता है? फॉर्मूला याद है आपको? 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर की सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, के का मतलब क्या है? के होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये क्या चल रहा था? Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। चलो एक साथ कट कर लेंगे, ऊपर मैंने कट नहीं किया। के की वैल्यू रखी मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब कैंसिल करें, देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कितना बचा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आया, और आपको यही तो प्रूव करना था। तो बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो गॉस थ्योरम एंड प्रूव ऑफ गॉस थ्योरम में? बड़ा सिंपल प्रूफ था। ये थोड़ी कहानी समझाना जरूरी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सरफेस के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट आपको मिलेगी। इतना बड़ा क्यों किया मैंने? आपने पिछले लेक्चर देखा होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और अगर एंगल 0 है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, E इंटू ए। मैं भी लगा सकता था, अगर टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना छोटा सा प्रूव करते अपन। मैं थोड़ा बड़ा दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा बड़ा करते हैं, अच्छा लगता है।
तो मैंने बस वो स्टेप तो आपको आसान है, पता है ये कैसे आता है, उस स्टेप को मैंने रिपीट कर दिया। बाकी आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एंगल 0 डिग्री है तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं E इंटू ए के इक्वल डायरेक्ट। और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं डायरेक्ट भी लगाऊंगा इसको, और कभी कभी मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। समझ आया कुछ? देखिए, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं गॉस थ्योरम को। तो देखिए ये क्वेश्चन कि डिराइव कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इस बार अपन को कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव करना है। तो जिसको नहीं पता वो समझ लें कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, और ये बीच में इनका कितना सेपरेशन है, R सेपरेशन मान लेते हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया। तो Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन का हो, क्योंकि अगर ये लाइक चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो रिपेल करते हैं। और अगर ये अनलाइक चार्ज है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आपको मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इस बात को प्रूव करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो, क्योंकि आपने गॉस थ्योरम का प्रूफ कर लिया, बिल्कुल उसी के जैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, टाइम कम लगाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि आपको सारी बातें पता है इस बार। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कोई चार्ज हमारे पास है, पॉइंट चार्ज Q1 एक पॉइंट चार्ज है, और दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं, कहीं भी आप मान लो इसको, सेकंड चार्ज हम मान लेते हैं Q2, और इनके बीच के डिस्टेंस को R मान लेते हैं। ओके, आपको वो फॉर्मूला डिराइव करना है, फोर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स फाइंड करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूं। तो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा मानेंगे, सिलिंड्रिकल मान लेंगे। और जो चार्ज Q1 को सेंटर पे रखो आप, या फिर चार्ज Q2 को सेंटर पे रखो। अगर आपने Q1 को सेंटर पे रख दिया, स्फीयर के सेंटर पे, तो गॉसियन सरफेस इस वाले चार्ज से पास होना चाहिए। अगर आपने इसको सेंटर पे रखा है तो गॉसियन सरफेस इस वाले चार्ज से पास होना चाहिए। तो डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा तो अच्छा नहीं बनेगा, इसको ऐसे समझो आप, ये बना दिया मैंने गॉसियन सरफेस, ऐसे आप बनाइए। स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर रख दो आप कोई सा भी एक चार्ज, या तो Q1 या फिर Q2। तो मान लो मैंने Q1 चार्ज रखा सेंटर पे। अब एक चार्ज, दूसरा चार्ज कहां रखेंगे अपन, सरफेस पे रखेंगे, इसको मान लेते हैं Q2। सरफेस पर चार्ज कितना है, Q2 है, और इस स्फीयर का रेडियस मान लो R। तो कहानी समझ में आई, हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, कितना रेडियस होगा इसका, R, एंड चार्ज Q1। चार्ज को कैसा मानेंगे आप, पॉजिटिव मान लें क्या, चलो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो चार्ज Q1 एट सेंटर ऑफ स्फीयर। गॉसियन सरफेस किस शेप में है, स्फेरिकल है ना, इसको भी आप मेंशन कर देना, कंसीडर गॉसियन सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस R and charge Q1 at center of sphere and charge Q2 कहां पे है बताइए, स्फीयर की सरफेस पर है। चार्ज Q2 एट सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पर है, और चाहो तो इस पॉइंट कोई पॉइंट नाम दे दो इसको, एनी पॉइंट अपन P मान लेते हैं। ओके, तो यहां तक की कहानी समझ में आई। अब आपको ये तो मालूम है कि स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है, और स्फीयर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। अगर कोई एलिमेंट काट लेता हूं मैं, एरिया एलिमेंट, उसको अपन डीए मानते हैं, और जो एरिया वेक्टर होता है डीए वेक्टर, वो भी कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये पुरानी वाली कहानी है, जब हमने प्रूफ किया था गॉस थ्योरम को, हमने देख लिया था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इस Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है। अच्छा, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मैं डायरेक्ट यहां पे लगा सकता हूं, K Q1 बाई आर स्क्वायर। यहां गलती होती है बच्चों से, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लगा दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड K क्यूब बाई आर स्क्वायर, यहां पे नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कैसे निकाला था, ये कूलॉम्स लॉ से आया था। अब आपको कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है, कूलॉम्स इनवर्स लॉ को डेराइव करना है, तो आप उसी का फॉर्मूला यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला लाने के लिए मैंने इसका कूलॉम्स लॉ का यूज किया था पहले, तो आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां गलती होगी, इस वाले फॉर्मूले को आप यूज नहीं करेंगे, इसको याद रखें। K Q1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन आपको ये यूज नहीं करना है, आपको गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यही तो मेन काम है आपका। इसको प्रूफ करने में क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप इसका, ये मुझे निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं, बट इतना तो मालूम है ना, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता अभी, क्योंकि मेरे को कूलॉम्स इनवर्स लॉ नहीं पता। अगर मुझे कूलॉम्स लॉ नहीं आता है तो मुझे इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, बट ये तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, या स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल 0 बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये पुरानी वाली कहानी है, बट मैंने यहां पे चेंज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि वो आपको नहीं पता, यही तो फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो आपको फोर्स भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लगा देते हैं अपन, यहां पर गॉस थ्योरम को यूज करें, तो वाई यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे आप, तो गॉस थ्योरम से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। अच्छा, गॉस थ्योरम को आपने लगा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का एक तरीका और है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, इसको चलने दो, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हम कुछ नहीं करेंगे, ये वही पुरानी वाली कहानी, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे इसके, इसमें E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल 0 है, तो इतना बड़ा नहीं करना हो किसी को, तो आप डायरेक्ट E इंटू ए लगा सकते हैं, बट मेरे को तो बड़ा करना है, अच्छा लगता है थोड़ा बड़ा दिखाने में, तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, और ये Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, तो ये हो गया 1 डी ए,
और ये क्या चल रहा है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। 1 का इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ए, तो ई ए, और ये हो गया Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो यहां तक की कहानी समझ में आई। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसकी जगह पे डायरेक्ट E इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल 0 है। जिसको जल्दी करना हो आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। अब मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, एरिया बताइए कितना है, कौन सा एरिया, ये गॉसियन सरफेस का एरिया, ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ध्यान रखिए आप 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी सब कुछ डिवाइड में भेज देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q1 अपॉन, ये डिवाइड में आएगा तो ये 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट को मैंने साथ में रख लिया और r स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप चाहो तो यही लिख सकते हो, बाकी मैं इसको k मान लेता हूं, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k Q1 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ k Q1 अपॉन r स्क्वायर, यही था, यही आया, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको यहां पे वही फाइंड करना पड़ेगा। चलो अब क्या करें, अब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ओके, तो इस पॉइंट पर यानी P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है k Q1 अपॉन r स्क्वायर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज रख दिया Q2। तो एक टॉपिक आपको पढ़ाया था मैंने कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये समझो कि मान लो ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी इंटेंसिटी कितनी है E, इसमें आप Q चार्ज को रख देते हैं। Q चार्ज कहां पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाओगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितना होगी तो Q इंटू ई के इक्वल होती है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं यहां पे। तो कोई चार्ज मेरे पास कौन सा है Q2 चार्ज है, कहां पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E के इक्वल है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, Q2 चार्ज पर कितना फोर्स होगा, तो आप चाहो तो लिख सकते हो फोर्स ऑन चार्ज Q2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। Q2 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, लेकिन चार्ज हमारे पास कौन सा है Q2 चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो Q2 इंटू ई के इक्वल आएगा। क्या E की वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल, इतनी देर से इतनी मेहनत किसके लिए किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो रखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो E की जगह पे बताओ क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे k Q1 अपॉन r स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखो ताकि समझ में आए आपको, k को आगे लिखो, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यही तो होता है कूलॉम्स लॉ, टू चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल आता है। और आपको अच्छा ना लगे तो k की वैल्यू रख देना, तो k मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। k का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप ये रखें, समझ आया, हमने ये डिराइव कर दिया कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। तो देखें एक बार, तो इस लेक्चर में आपको समझाया मैंने गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है, और गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलॉम्स लॉ को आप कैसे प्रूव करेंगे। जब कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करने जाएंगे तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो एक बात और समझ में आई आपको कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको मिल जाएगा फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज कहां पे आप कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।